हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें मैंने आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया था। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आगे की हमारी थ्योरी है कॉलिजन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार दो अभिकारक अणुओं की परस्पर टक्कर से अभिक्रिया तभी होगी जबकि दोनों अणु ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा के साथ सहवर्तित होते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के साथ होने पर उनकी परस्पर टक्कर रासायनिक क्रिया में फलीभूत हो जाती है, वह दहली ऊर्जा कहलाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। वह आधिक्य ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे परस्पर संघट करके उत्पाद दे सके, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इससे भी कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं की टक्करों में अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया में भाग लेने योग्य होने के लिए प्रत्येक अणु की यह आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अभिकारक के सभी अणुओं की सामान्य औसत ऊर्जा मात्रा से अधिक होती है। तो सक्रियण ऊर्जा का मतलब हो गया आपका दहली ऊर्जा माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों के अणु अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व किसी भी प्रकार की ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा आधिक्य ग्रहण कर लेते हैं तो वे उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि अभिकारक को उत्पादों के बीच एक ऊर्जा अवरोध होता है। अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को पार करना ही पड़ता है। इसे ऐसी दो घाटियों जिनके मध्य एक पहाड़ हो के उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को एक घाटी से दूसरी घाटी पर जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा अवरोध तक पहले पहुंचना होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया का जो बनना होता है उसको हम समझा सकते हैं। अब जैसे आपको मैंने एक ग्राफ बनाया, N2+3NH2 है, तो ये जो ए स्टेज है, ये A स्टेज है, ये B है और ये C है। तो जो यहाँ पे B है वो आपका क्या है? एनर्जी बैरियर बोलते हैं, इसे ऊर्जा अवरोध है। मतलब A को C में कन्वर्ट होने के लिए आपका B तो पार करना ही पड़ेगा। यह अभिक्रिया निम्न रूप में होती है। N2+3H2 से आपका बना 2NH3। चित्र 6.12A में N2 और H2 अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है? E1 है। बिंदु A उस अवस्था को प्रदर्शित करता है जबकि N2 और H2 अणु एक दूसरे के काफी समीप आ सकें। यदि उन अणुओं को इस समय पर्याप्त ऊर्जा देते हैं तो वे अणु ऊर्जा अवरोध के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जिसे हम B पे शो कर रहे हैं, एनर्जी बैरियर। अतः N2 और H2 के अणु ऊर्जा EA प्राप्त करके स्थिति B पर पहुंचते हैं। इस ऊर्जा को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इस स्थिति में जो भी मॉलिक्यूल होता है उसे बोलता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या सक्रिय अणु। ऊर्जा की आधिक्य मात्रा से युक्त होने के कारण ये सक्रिय अणु सदैव ही एक तीक्ष्ण तनाव से अभिभूत होते हैं। इसी तनाव के फलस्वरूप N2 और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इस संभावना को हम चित्र में B और C से प्रदर्शित करते हैं। नए रासायनिक बंधों के फलस्वरूप NH3 अणु बनते हैं तथा फलस्वरूप ऊर्जा E' का उत्सर्जन होता है। NH3 अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो E2 द्वारा दर्शाई जाती है। चित्र में यह भी स्पष्ट है कि N2 और H2 अणुओं की औसत जो ऊर्जा है NH3 के अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक है, अर्थात ऊर्जा की जो कुछ मात्रा है वो उत्सर्जित होती है। आप देख रहे हैं कि N2 और H2 अणुओं की जो औसत ऊर्जा है वो NH3 के अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक है, अर्थात ऊर्जा कुछ उत्सर्जित हो रही है। इसे हम बोलते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। डेल्टा E = E2 - E1। आलेख में उत्पाद के बनने की स्थिति को बिंदु C द्वारा दर्शाया जाता है। इस बिंदु C की स्थिति तक की ऊर्जा से ज्ञात होता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। यदि अभिकारक ऊर्जा शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा का शोषण करता है तो निश्चय ही उत्पाद बनने में यह शोषित ऊर्जा होगी। तो चित्र से स्पष्ट है कि यदि E' की वैल्यू EA है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी, मतलब अभिक्रिया ऊष्मा निकलेगी। और यदि E' की वैल्यू EA से कम है तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, यानी ऊष्मा अवशोषित होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्रिय संकर। जब अभिकारकों के अणु सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके उत्पाद के लिए तैयार हो जाते हैं तो उत्पाद बनने और सक्रिय अणुओं के मध्य एक ऐसी स्टेज आती है
जबकि विभिन्न परमाणुओं के बीच केवल आंशिक बंध बनते हैं। एक जैसे सामान्य अभिक्रिया हम ले रहे हैं, A+B से C और D के बीच में बन रहा है, तो AC और BD बना। इनमें अभिकारक AB और CD के अणुओं के संयोग करने से पूर्व सक्रिय ऊर्जा EA ग्रहण करनी होती है। जैसे कि आपको ये ग्राफ दिया गया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्शन सिस्टम, ये AB और CD है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है, E1 और E2 है। ये एनर्जी बैरियर को प्राप्त करेंगे तो A, B और CD, इसके बीच में A और B के बीच में बॉन्ड टूटने वाला होगा और C और D के बीच में टूटेगा, तो A और C में बनेगा और B और D में बनने वाला है। पूर्णतः बना नहीं है, बनने वाला है। ये होती है आपकी एक्टिवेटेड स्टेट। सक्रिय होने के पश्चात A और B व C और D के मध्य बंध शिथिल होने लगता है तथा A, B व C, D के बीच एक शिथिल बंध का निर्माण होने लगता है। A, B और C, D के बीच का तो टूटने की स्थिति में होगा और A, C और B, D के बीच में बनने की स्थिति में होगा। तो इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, A, B और C, D टूट रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो A, C और B, D बनता है। मध्य अवस्था को हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। तथा तंत्र को सक्रिय संकर कहते हैं। सक्रिय अणुओं एवं सक्रिय संकर की ऊर्जा समान होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया M से N की ओर बढ़ती है, सक्रिय संकर की मात्रा बढ़ती जाती है तथा N बिंदु को पार करते ही तुरंत उत्पाद बनते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। अभिकारक अणु सक्रिय होने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। सक्रिय अणु मिलकर सक्रिय संकर बनाते हैं। सक्रिय संकर उत्पादों में टूट जाता है, यानी कि पहले ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट में टूट जाएंगे। सक्रिय संकर के कुछ आवश्यक प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो एक माध्यमिक अवस्था से गुजरना होता है, जिसका एक विशेष स्वरूपण होता है और उस निकाय को उस अवस्था में सक्रिय संकर कहते हैं। सक्रिय संकर उन अभिकारक अणुओं के टकराने से बनता है जिनमें कम से कम दहली ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा सन्निहित होती है। सक्रिय संकर को एक ढीले बंधन वाला अणु मान सकते हैं। अभिकारक से उत्पाद के बनने में सक्रिय संकर की स्थितिज ऊर्जा उच्चतम होती है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बता रहे हैं हम। यदि सक्रिय संकर बनने के लिए क्रमशः 2 या 3 अभिकारक अणुओं की आवश्यकता पड़ती है तो सक्रिय संकर के संदर्भ में अभिकारक को एक अभिक्रिया को एकाणु, द्विअणुक या त्रिअणुक कहा जाता है। सक्रिय संकर का जीवन अल्पकालिक होता है तथा एक वेग निश्चित वेग द्वारा उत्पादों में रूपांतरित होता रहता है तथा वापस अभिकारकों में भी अपघटित हो जाता है। अतः सिद्धांत रूप से यह मान लेते हैं कि अभिक्रिया वेग वास्तविक में सक्रिय संकर का संक्रमण अवस्था में गुजरने का वेग है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया वेग का संगतवाद या टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। ये जनरली आपसे पूछा जाता है और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है। पदार्थों में अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि उनके अणुओं के मध्य संगत हो। संगत मीन्स कॉलिजन हो। कॉलिजन के परिणाम स्वरूप अणुओं में विद्यमान पहले से बंध टूट जाते हैं और एक नई प्रकार की रीअरेंजमेंट होती है, जिससे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कॉलिजन थ्योरी में अभिक्रिया की बल गतिकी को अणुओं के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूप में व्यक्त किया गया। कॉलिजन थ्योरी इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अभिकारक अणु A, B दोनों बहुत पास पास आते हैं तो उनमें आपस में टक्कर होती है और अभिक्रिया हो जाती है। अतः रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो फर्स्ट पद है। इसका तात्पर्य हुआ कि अभिक्रिया की गति टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है। वास्तव में ये देखा गया है कि अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या से बहुत कम होती है। इसका कारण ये है कि पहले अणु सक्रिय अवस्था में आते हैं तथा केवल वे ही अणु सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक होते हैं वही अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। संगतवाद में निम्न बातें प्रमुख है। पहला, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है। एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का सक्रियण और टक्कर के समय अभिविन्यास। अब जैसे कि हम एक कोई भी बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन पे विचार करते हैं। ए से ए 2 मॉलिक्यूल सेम है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, या कोई 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट लिए A+B से प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट अभिक्रिया का वेग यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे dP/dt = K A²।
और यदि सेकेंड अभिक्रिया का लिखना है तो dP/dt इज इक्वल टू KAP। यदि A और B प्रत्येक की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तो dP/dt इज इक्वल टू K। लेकिन संगतवाद सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वो होता है प्रति सेकंड पर लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या इंटू प्रभावी टक्करों का अंश। dP/dt इज इक्वल टू KZ.Q, जहाँ Z अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठों की संख्या अर्थात कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या संगत आवृत्ति होता है तथा Q कुल अणुओं का वह भाग जो सक्रियत होता है। यदि अभिक्रिया गैसीय है तो Z और Q का मान गैसों के अणुगति सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठों की जो संख्या होगी वो होगी Z11 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार रूट स्क्वायर C बार, जहाँ Z11 एक जैसे अभिकारक अणुओं के लिए टक्करों की संख्या प्रति सेकंड है, सिग्मा अणुओं का संगठ व्यास है तथा C बार अणुओं की प्रति सेकंड औसत गति है। n स्टार प्रति लीटर उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या अधिक है। अतः इन अणुओं की भिन्न Q जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या अधिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान के आणविक वेगों के नियम से दी जा सकती है। तो बोल्ट्जमान के अनुसार Q इज इक्वल टू होता है n स्टार अपॉन n इज इक्वल टू e⁻−EA/RT, जहाँ पर n कुल अणुओं की संख्या है। अब हम जानते हैं कि C बार इज इक्वल टू है √8RT/πm। C बार का मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 67 में। तो Z11 इज इक्वल टू हो गया 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर 8RT/πm। ठीक है, 8 जो अंडर है उसका स्क्वायर आप लेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर ये 2 से 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका Z11 हो गया पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार 2 √πRT/m। यदि अभिकारक अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे H2 + I2 से 2HI बन रहा है, तो टक्करों की संख्या प्रति सेकंड होगी Z12। तो Z12 के लिए यदि हमें लिखना है तो हम इसे लिखेंगे Z12 इज इक्वल टू N1N2 सिग्मा 12 स्क्वायर 8πRT/μ, या Z12 इज इक्वल टू N1N2 सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 स्क्वायर √8πRT/μ, जहाँ N1 व N2 क्रमशः अभिकारक 1 और 2 के अणुओं की प्रति लीटर संख्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अणुओं का संगठ व्यास और म्यू रिड्यूस्ड मास है। तो सिग्मा 12 इज इक्वल टू हो गया सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 का स्क्वायर और म्यू रिड्यूस्ड मास वो होता है m1m2/m1 + m2, या 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 + 1/m2। अतः सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश Q इज इक्वल टू n स्टार अपॉन n इज इक्वल टू सक्रिय अणुओं की संख्या अपॉन कुल अणुओं की संख्या e⁻−EA/RT। इस प्रकार एक जैसे अणुओं के लिए अभिक्रिया की गति का व्यंजक Z11 तथा समीकरण में Q का मान रखने पर dP/dt इज इक्वल टू K इज इक्वल टू Z11.Q इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर √πRT/m e⁻−EA/RT। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के अणुओं के लिए जो अभिक्रिया की गति होगी dP/dt इज इक्वल टू K Z12 N1N2 सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 स्क्वायर 8πRT/μ e⁻−EA/RT। जब हम 73 और 74 से दोनों से K के मान निकालते हैं तो दोनों मान हमें लगभग एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका कॉलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल डेरिवेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।